2010 तक मार्केट पर राज करने वाली बीएसएनएल कंपनी आखिर आज इतने बड़े लॉस में क्यों है? 2010 में ही 3G नेटवर्क लॉन्च करने के बावजूद भी बीएसएनएल आज भी क्यों 3G पर ही अटका पड़ा हुआ है? और जिस जियो की वजह से बीएसएनएल पूरी तरीके से लॉस में जा चुकी थी, उसी जियो की वजह से कैसे बीएसएनएल फिर से मार्केट में वापसी कर रहा है? और ऐसा क्या हुआ कि आज जियो, एयरटेल और वीआई का 5G नेटवर्क अवेलेबल होने के बाद भी भारत का हर एक आदमी बीएसएनएल का सिम लेने के लिए लाइन में खड़ा क्यों हो रहा है? और इन सब के पीछे बीएसएनएल को फिर से वापस लाने में टाटा ग्रुप का कितना बड़ा हाथ है? क्या सच में बीएसएनएल कंपनी फिर से कमबैक कर पाएगी? सब कुछ जानेंगे शुरुआत से लेकर एंड तक। और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपए, ये मैंने आज तक टेलीकॉम सेक्टर में निजी कंपनियां 5G तक पहुंच गई, अब 6G की तैयारी चल रही है, लेकिन सरकारी कंपनी बीएसएनएल अभी भी 3G तक है। आखिर किस तरह से लगा देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना? 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में दरअसल गड़बड़ियां पाई गई थी। बीएसएनएल कंपनी आज की नहीं बल्कि जब कम्युनिकेशन के लिए इंडिया के अंदर टेलीग्राफ यानी कि तार का इस्तेमाल किया जाता था, तब से ये बीएसएनएल कंपनी मार्केट में है। लेकिन उस वक्त इंडिया के अंदर अंग्रेजों का राज था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त टेलीग्राफ की जिम्मेदारी डॉट के पास आ गई और इसके बाद डॉट ने इंडिया के अंदर और भी ज्यादा तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया। डॉट ने एक साथ कई सारी कंपनीज भी शुरू कर दी, जिसकी मदद से उन्होंने इंडिया के बड़े बड़े शहरों में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम किया। लेकिन साल 1999 में सरकार ने ये जो डॉट कंपनी थी उसको अलग अलग दो हिस्सों में बांट दिया, ताकि हमारी सरकार सर्विस और पॉलिसीज पर काफी अच्छी तरीके से काम कर पाए, जिसकी वजह से डॉट को अलग किया गया, जिसमें से पहला हिस्सा था डीटीएस और दूसरा हिस्सा था डॉट, जिसमें से डॉट अब सिर्फ पॉलिसीज बना रहा था और डीटीएस का काम था लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का। और इसके बाद फाइनली 1 अक्टूबर 2000 को सरकार ने डीटीएस का नाम चेंज करके बीएसएनएल कर दिया और तब से लेकर आज तक हम इसे सब बीएसएनएल के नाम से ही जानते हैं। बीएसएनएल को बनाने का काफी सिंपल फंडा था कि बीएसएनएल के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाकर इंडिया का हर एक आदमी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए बीएसएनएल ने इंडिया के अंदर 2000 में इंटरनेट को लॉन्च कर दिया और इसके बाद 2002 में बीएसएनएल ने 2G को भी इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया और 2005 में बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सर्विस यानी कि आज हम इसे वाईफाई भी कह सकते हैं, उसके साथ भी काम करना शुरू कर दिया। और आगे चलकर 2010 में बीएसएनएल ने इंडिया के अंदर 3G नेटवर्क भी लॉन्च कर दिया। इस कंपनी ने अपने शुरुआती समय में इंडिया के अंदर काफी तेजी के साथ इंटरनेट का जाल फैला दिया, जिसके चलते कंपनी शुरुआती समय में काफी तेजी के साथ ग्रोथ भी कर पाई। और बीएसएनएल ने 2001 से लेकर 2008 तक काफी पैसा भी बनाया और 2001 से लेकर 2008 तक बीएसएनएल एक भी बार लॉस में नहीं गई थी, बल्कि इन 7 सालों में बीएसएनएल ने टोटल 46,668 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना लिया था। और उस वक्त बीएसएनएल का हाथ पकड़ने वाला मार्केट में और कोई भी नहीं था, क्योंकि आपको बता दूं कि बीएसएनएल ने 2004 से लेकर 2005 में टोटल 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सिंगल ईयर में बना लिया था। और उस वक्त बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, वो बीएसएनएल के आसपास भी नहीं आते थे, क्योंकि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, जिसकी वजह से बीएसएनएल इंडिया के हर एक गांव तक पहुंच पाया। और बाकी जो प्राइवेट कंपनीज थी, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसी कंपनी सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह गई और बीएसएनएल हर गांव तक पहुंचा, जिसकी वजह से बीएसएनएल को इसका काफी ज्यादा फायदा भी हुआ, जिसके चलते दिसंबर 2005 तक बीएसएनएल के साथ टोटल 2.5 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर जुड़ चुके थे। जरा सोचिए, उस वक्त लोगों के पास इतने ज्यादा मोबाइल भी अवेलेबल नहीं थे, उस वक्त बीएसएनएल के साथ 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, यानी कि बीएसएनएल ने लगभग 70% मार्केट ग्रैब कर लिया था। बीएसएनएल अपने कस्टमर केयर को इतनी तेजी के साथ बढ़ा रहा था कि 2007 में बीएसएनएल के मार्केट शेयर का प्राइस 31% तक पहुंच गया था। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीएसएनएल पूरी तरीके से मार्केट से गायब हुआ और बीएसएनएल की कंपनी लॉस में जा बैठी? इसके कई बड़े मेजर रीजंस हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है टेलीकॉम मिनिस्टर स्कैम। साल था 2007 जब ये बात निकलकर सामने आई कि उस वक्त जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे दयानिधि मरन, उन्होंने बीएसएनएल के कई सारे अधिकारियों से मिलकर अपने घर पर 300 प्लस हाई स्पीड नेटवर्क की लाइंस अपने खुद के घर पर लगाई थी। और जब इस बात पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मरन सरकारी नेटवर्क यानी कि बीएसएनएल का उपयोग अपने प्राइवेट कंपनी यानी कि सन टीवी नेटवर्क को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि ये सरकारी चीजों का इस्तेमाल करके अपना खुद का प्रॉफिट बना रहे थे, जिसकी वजह से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ का लॉस हो जाता है। और इसी वक्त से बीएसएनएल का असली डाउनफॉल शुरू हो गया और इससे ही काम नहीं रुका। बीएसएनएल जब इस बड़े लॉस को रिकवर कर रहा था तब एक और स्कैम हो जाता है, जिसको आज तक बहुत सारे लोग 2G स्कैम के नाम से जानते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि जब दयानिधि मरन का स्कैम निकलकर सामने आया तो उसके बाद उन्होंने तो खुद रिजाइन कर दिया, लेकिन उसके बाद उनके पार्टी के एक मेंबर ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर बन जाते और उस वक्त बीएसएनएल वायरलेस इंटरनेट भारत के गली गली में पहुंचाना चाहता था। उनका सिंपल फंडा था कि बीएसएनएल अपना स्पेक्ट्रम जगह जगह पर बांटेगा और इसकी मदद से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस था उसका प्राइस भी काफी ज्यादा कम रखा गया।
जिसके चलते BSNL को उसी साल टोटल 1,76,000 करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ा। और जब इस मामले की जांच करी गई तो BSNL के हर एक डिपार्टमेंट पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, यहाँ तक कि टेंडर्स की भी जांच करी गई, जिसके कारण BSNL की जो बाकी प्रोजेक्ट का काम चल रहा था वो तो पूरी तरीके से रुक गया और जिसकी वजह से BSNL की ग्रोथ भी रुक गई। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब समय था 2007 से लेकर 2010 का, जब इंडिया के अंदर जो भी बाकी टेलीकॉम कंपनीज थी वो काफी ज्यादा तेजी के साथ ग्रोथ कर रही थी और मार्केट में जितने भी प्राइवेट कंपनीज थे उन्होंने अपना मार्केट बनाना शुरू किया और कस्टमर को नए नए प्लान्स देकर अपने तरफ खींच रही थी, जिसकी वजह से BSNL के कस्टमर भी आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल जैसे कस्टमर की सर्विस लेने लगे थे, जिसका रिजल्ट साफ साफ BSNL के शेयर प्राइस पर दिखा। एक वक्त था जब BSNL 31% मार्केट शेयर होल्ड कर रहा था, लेकिन 2010 में यही प्राइस घटकर मात्र 14% तक आ गया था और BSNL की तरफ से भी ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा था जिसमें BSNL कस्टमर को कुछ नया देखने को मिले। और इन्हीं सब कारणों के चलते BSNL को 2010 से लेकर 2011 तक टोटल 6,384 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और यही नुकसान बढ़कर 2012 तक 8,851 करोड़ के भी आगे चला गया था। और 1-2 सालों में इतना बड़ा लॉस होने के बाद ऐसा मानो कि BSNL कंपनी पूरी तरह से बिखर गई और इसके बाद BSNL ने 2023 खत्म होने तक सिंगल रुपीस का प्रॉफिट भी नहीं किया और तब से लेकर आज तक BSNL का सिर्फ बुरा ही वक्त चल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी 2008 की ये वाली रिपोर्ट देखो, इसमें बताया गया है कि BSNL नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसमें 93 मिलियन GSM लाइंस बनाई जाने वाली है 3G मोबाइल सर्विसेज के लिए, लेकिन कुछ घोटालों की वजह से ये प्रोजेक्ट भी रुक गया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इन सब चीजों से पूरी तरीके से परेशान आ गई क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ नया स्कैम BSNL के अंदर हो ही रहा था। जिसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आज के बाद ना BSNL के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, ना BSNL के अंदर कोई नया सामान खरीदा जाएगा और तब से लेकर आज तक जो पुरानी चीजें थी उस पर ही BSNL अपना काम चला रहा था। और इन सब चीजों का फायदा हुआ प्राइवेट सर्विस कंपनीज को, जिसमें से एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन सारी कंपनीज ने अपनी असली ग्रोथ तो इसके बाद ही शुरू करी। ये तो हो गई BSNL की हिस्ट्री एंड डाउनफॉल। इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे न कैसे करके BSNL फिर भी चल रहा था, लेकिन BSNL को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब साल 2016 में 5 सितंबर को अंबानी यानी कि रिलायंस ने अपना जियो 4G मार्केट में लॉन्च कर दिया। जियो ने इस पर टोटल 3,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इतना अमाउंट खर्च करने के बाद भी जियो ने अपना नेटवर्क भारत के लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड कर दिया, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ BSNL पर ही नहीं पड़ा बल्कि मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, इसको भी इसका काफी बड़ा तगड़ा झटका लगा। इन 3 कंपनीज ने मिलकर जियो के खिलाफ कंप्लेंट्स भी करी। उन्होंने कहा कि जियो मार्केट के अंदर अनफेयर कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इसका कोई भी फायदा होता नहीं। जिसके बाद आइडिया और वोडाफोन आपस में ही कोलैब कर लेते, जिसकी वजह से ये दोनों मार्केट में सर्वाइव कर पाते, जिसे आज हम सभी लोग VI के नाम से जानते हैं। जहां पर 2016 में जियो ने हाई स्पीड 4G नेटवर्क मार्केट में लाया, तो उसके बाद जितने भी सर्विस कंपनीज थी, VI हो गए, एयरटेल हो गए, उन्होंने भी इसके बाद 4G नेटवर्क पर स्विच कर लिया, जिसके चलते ये भी मार्केट में सर्वाइव कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ BSNL जो 2010 में ही 3G नेटवर्क इंडिया के अंदर लॉन्च कर चुका था, उसने जियो के आने के बाद कोई भी स्टेप नहीं लिया और 2G और 3G पर ही ऐड करा। एक तरफ इंडिया के लोगों को जियो की तरफ से 4G नेटवर्क जो बिल्कुल फ्री में यूज करने को मिल रहा था, वही दूसरी तरफ BSNL अपना 3G पर ही काम चला रहा था, उसको कौन ही यूज करेगा। इसके अलावा BSNL का नेटवर्क प्रॉब्लम भी कुछ ज्यादा ही था, जिसका इम्पैक्ट उन्हें देखने को मिला कि 2020 से लेकर 2021 के अंदर BSNL को टोटल 15,500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने BSNL को फिर से मार्केट में लाने की कोशिश न करी। सरकार ने साल 2021 में BSNL को 40,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन ये अमाउंट BSNL को फिर से मार्केट में लाने के लिए सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि अभी के समय में BSNL के ऊपर 22,289 करोड़ रुपए का कर्जा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी BSNL कमबैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है और आज के समय में इंडिया के लोग भी BSNL की तरफ काफी तेजी से भाग रहे हैं। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि इसके पीछे भी जियो का ही हाथ है, क्योंकि जैसे ही जियो ने 5G इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया, उसके बाद जियो ने अपने रिचार्ज प्लान भी चेंज कर दिए और लगभग 10 से 11% तक बढ़ा दिए, जिसके पीछे एयरटेल और वोडाफोन ने भी अपने रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए, जिसकी वजह से भारत के अंदर एकदम से ही सभी रिचार्ज प्लान आसमान छूने लगे। और इसके बाद लोगों को ये बात तो समझ आ गई कि किस तरीके से पहले उन्हें फ्री नेटवर्क देकर लालच दिया गया और अभी उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर अब कई सारे लोग फिर से BSNL पर स्विच करने की सोच रहे हैं, क्योंकि BSNL का रिचार्ज प्लान जियो, एयरटेल एंड VI से भी आधे से भी कम रेट पर अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा ये सवाल आता है कि क्या सच में BSNL कमबैक कर सकता है। देखिए, जब से जियो, एयरटेल ने अपने प्लान्स बढ़ाए, उसके बाद BSNL के कस्टमर्स दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से पिछले कुछ महीनों से BSNL की पोर्टेबिलिटी 2.5 गुना बढ़ गई है और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही केवल एक महीने में 1,61,000 से भी ज्यादा लोग BSNL पर स्विच कर चुके हैं, जिसके बाद जियो, एयरटेल एंड VI जैसी बड़ी कंपनी को काफी तगड़ा झटका लगा है।
और एक वक्त BSNL के इंडिया के अंदर केवल 3500 टावर थे, वो आज बढ़कर 10,000 हो चुके हैं। और BSNL का ये कहना है कि अगले 1 साल तक BSNL अपना 5G नेटवर्क भी इंडिया के अंदर लॉन्च कर देगा, जिसकी वजह से BSNL ने रतन टाटा की कंपनी TCS के साथ डील भी करी है, जिसकी मदद से ये इंडिया के अंदर 4G 5G सर्विस के लिए 1 लाख से भी ज्यादा टावर लगवाने वाले। और जहां पर टाटा ग्रुप हो वहां पर ट्रस्ट अपने आप आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि BSNL सच में कमबैक कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट में जाकर जरूर से बता देना। और ये वाली वीडियो आपको जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो मिलते हैं एक नई केस स्टडी के साथ।